हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी का ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस चैप्टर, और अभी तक ये बात तो हम कर चुके हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट करके किस तरह से रहता है, कैसे सर्वाइव करता है। लेकिन इसके बाद हमने मूव किया था ऑर्गेनाइजेशन के एक हायर लेवल पे, और अब हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन के बारे में, जहां पर हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बल्कि एक जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब आपस में मिलके रहते हैं, एक ही स्पीशीज के कई सारे इंडिविजुअल्स जब एक हैबिटेट शेयर करते हैं, उसकी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो इसे एक पॉपुलेशन कहा जाता है। और इसमें हमें ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में हम नहीं देख पाते हैं। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, पॉपुलेशन डेंसिटी की, और अब बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और किन तरीकों से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कभी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं रह सकती, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और अगर स्टेबल भी होगी तो उसमें कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे, बिल्कुल स्टैटिक तो नहीं हो सकती। It keeps changing with time, depending on various factors including food availability, predation pressure, एडवर्स वेदर। तो एनवायरनमेंट में 50 चीज़ें हैं जो कि चेंज होती रहती हैं और पॉपुलेशन को भी वो अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. हमें population density जब हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज हो रही है समय के साथ, तो उससे पता लगता है कि ये population आराम से रह रही है, मज़े से रह रही है, या इसको कोई दिक्कत हो रही है। जैसे ह्यूमन बींग्स को देख लो, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल पिछली बार भी मैंने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है, इतनी बढ़ चुकी है कि ह्यूमन बींग्स अब तो खुद सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें यही पता लगा कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है, हम इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो मतलब यही है कि हमारी फिटनेस बहुत ज़्यादा है और हम बड़े आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। The population is flourishing, the population is growing. Whatever might be the ultimate reasons, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in 4 basic processes. तो mainly 4 चीज़ें जो कि affect कर सकती हैं population को, 2 of which contribute to an increase in population density. कौन सी 2 भाई? एक तो natality और एक immigration. natality का मतलब है कि बर्थ हो रहा है, नए लोग पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं बर्थ की वजह से, और इमिग्रेशन से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन में नया मेंबर आया है वो पैदा होकर नहीं आया, बल्कि किसी दूसरी पॉपुलेशन से आकर उसने अपनी पॉपुलेशन को ज्वाइन कर लिया। सो ये दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इंक्रीज में। एंड 2, मोर्टैलिटी एंड एमिग्रेशन, दे विल लीड टू अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। मोर्टैलिटी मतलब अपनी पॉपुलेशन में से डेथ की वजह से कुछ लोग कम हो गए, और एमिग्रेशन का मतलब है कि अपनी पॉपुलेशन को छोड़ के कुछ लोग चले गए, चाहे वो दूसरी पॉपुलेशन में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन एमिग्रेशन का मतलब है कि वो अपनी पॉपुलेशन से निकल चुके हैं, तो इससे भी डिक्रीज होगी। तो चलो चारों फैक्टर्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी ब्रीफली बताती है, देख लेते हैं। Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. तो यही natality birth rate के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में कितने बर्थ हुए हैं। Mortality is the number of deaths in the population during a given period. Immigration is the number of individuals of same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. कहीं और से नए members आके अपनी population में जुड़ गए तो immigration हुआ। और हम emigration बोलते हैं which is the number of individuals of the population who left the habitat and went elsewhere during the time period under consideration. तो immigration मतलब नए लोग आ गए, इन आ गए, और emigration मतलब लोग छोड़ के चले गए। तो इसी तरह से एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो बताता है कि 2 फैक्टर्स हमारी नेटैलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि मोर्टैलिटी और इमिग्रेशन इसको डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें इक्वेशन दी हुई है कि अगर हम टाइम t से शुरुआत करें तो उसके बाद यूनिट टाइम के बाद डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, इन्हीं चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। तो मतलब B प्लस I, हमारी नेटैलिटी प्लस इमिग्रेशन, यही दोनों चीज़ें जो पॉपुलेशन को बढ़ा रही हैं। और डेथ और इमिग्रेशन D और E से अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें तो D प्लस E हमारी पॉपुलेशन में आने वाला डिक्रीज होगा। तो अब B प्लस I पॉपुलेशन को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स हो गए, D प्लस E पॉपुलेशन को डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स हो गए। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा पॉपुलेशन का वही फेट होगा। अगर हमारे पास इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डिक्रीज करने वाले डोमिनेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन घटेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ्स एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। द अदर 2 फैक्टर्स assuming importance only under
अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो ज़्यादातर तो बर्थ और डेथ की वजह से ही पॉपुलेशन में मेनली चेंजेस आते हैं, क्योंकि कई सारी पॉपुलेशंस में आप देखोगे कि कुछ खास इमिग्रेशन या इमिग्रेशन हो नहीं रहा है, ना तो कोई नए मेंबर आके पॉपुलेशन में जुड़ रहे हैं और ना पुराने मेंबर पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, सब आराम से चुपचाप उस पॉपुलेशन में रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का, इन दोनों फैक्टर्स का उतना रोल स्पेशल कंडीशंस में ही होता है। सपोज कि कोई नया हैबिटेट कोलोनाइज हो रहा है, किसी जगह पर सक्सेशन हो गई और वहाँ पर एक नई बायोटिक कम्युनिटी जो है एस्टैब्लिश हो रही है, तो ऐसे में तो भाई बर्थ कम होंगे और नए जो आएंगे इमिग्रेंट्स उनकी वजह से ही पॉपुलेशन में इंक्रीज आता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि बर्थ और डेथ अपने मेन फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपकी बुक भी कह रही है, फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन बर्थ रेट। अब हमारे पास आ जाते हैं वही पॉपुलेशन ग्रोथ के दो तरह के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on growth. तो भाई ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन तो हमारे हाथ से निकल चुकी है, लेकिन हम दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व करके उनका जो सिनेरियो हमें दिखेगा उसको भी अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या ये चीज़ नेचुरल है? क्या एक नेचुरल इकोसिस्टम में रह रहे प्लांट्स या एनिमल्स भी इसी तरह से अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं? Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth. तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। अब क्योंकि ऑलरेडी हम एवोल्यूशन चैप्टर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दोनों ग्रोथ मॉडल्स को समझने के लिए और इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भाई क्या है? रिसोर्स में क्या आ जाता है भाई? फूड एंड स्पेस। मेनली यही दो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना। So exponential growth will take place when resource availability is unlimited. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Resource availability is obviously essential for unimpeded growth of a population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. तो वही बात है कि क्यों हमारा नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। इसीलिए भाई क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हम तब कर रहे हैं कि सपोज मान लो रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, रहने के लिए खूब जगह है, खाने के लिए खूब खाना है, तो ऐसे में क्या होगा? अनइम्पीडेड ग्रोथ होगी। और कोई भी आप एनिमल ले लो, भला ही आप एक स्लो रिप्रोड्यूसिंग एनिमल लो, जैसे कि एलिफेंट हो गया, उसका गेस्टेशन पीरियड भी कितना ज़्यादा होता है, एक बेबी कितने दिनों बाद पैदा होता है, प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दोगे ना, तो कितना भी स्लोली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी पॉपुलेशन को बड़ी तेजी से बढ़ाने लगेगा। तो दिस इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये एवोल्यूशन के साथ क्लोजली जुड़ी रहती है। इसको समझने के लिए एवोल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको रिकॉल करने ही पड़ते हैं। नाउ इसने कह दिया कि रिसोर्सेज अगर हमारी अनलिमिटेड है, देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। एक्सपोनेंशियल मतलब खूब तेजी से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज n है, बर्थ रेट हमने b ले लिया, डेथ रेट d दे लिया, तो इसके हिसाब से हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी इक्वेशन मिल जाती है, जहां पर r के प्रोपोर्शनेटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। द r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चोजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो b माइनस डी लेकर हम इसको एक सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। b माइनस डी यानी बर्थ और डेथ रेट में जितना अंतर है वो हमारा r हो गया, और पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज इस r के अकॉर्डिंग ही आता है। सो इट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हम देखते हैं द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जब r के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उसका ग्राफ बनाते हैं, तो हमको ना जे शेप का कर्व मिलता है। एनसीईआरटी बुक सामने रखकर आप पढ़ना ताकि मेरी बातों को आसानी से समझ पाओ। तो जे शेप का कर्व आएगा जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाएंगे। जे शेप समझ रहे हो? पहले तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, हाँ, लेकिन फिर अनलिमिटेड ग्रोथ चलती चली जा रही है और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी को हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं, जब हम पॉपुलेशन और टाइम को दोनों एक्सिस पे लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे। If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation. तो हम इसको log के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सिंपल इक्वेशन जो हमारी dn by dt है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमको दी हुई है।
Any species growing exponentially under unlimited resource conditions can reach enormous population densities in a short time. Population density भाई बड़ी तेजी से बढ़ती है अगर रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो तब। तो क्या हो जाता है? हो जाती है exponential growth. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. तो यहाँ पर हमारी NCERT बुक हमको एक कहानी के फॉर्म में बताती है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बड़ी ही तेजी से पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर समझना हमको एक ही चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम एक सपनों की दुनिया में चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, फूड और स्पेस की कोई कमी नहीं है, और ऐसी कंडीशंस नेचर में जब एक शॉर्ट टाइम के लिए बन भी जाती हैं, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आप देखते हो कि पॉपुलेशन भाई बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, फिनोमिनल रेट पे बढ़ती है। और इसके बाद सपनों की दुनिया से जब हम बाहर आते हैं तो हमको पता चलता है कि ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन की वो लॉजिस्टिक कर्व के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सही बात है, थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसा हो भी जाता है, जैसे बारिश के जो कीड़े होते हैं, आप देखते हो कि कई बार बारिश के बाद कीड़े ही कीड़े भरे होते हैं। स्कूल में या कॉलेज में जाओगे तो उनको क्योंकि खाली जगह मिल जाती है, घर को तो हम बिल्कुल बंद रखते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में खुले खुले वरांदे होते हैं, तो इतने सारे कीड़े लाइन से आपको मरे हुए पड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके पास खूब सारी रिसोर्स उनको मिल गई बारिश के समय में, उस टाइम इंक्रीज तो बहुत हो गई उनकी पॉपुलेशन, लेकिन बाद में वही सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ा और पता लगा कि भाई रिसोर्सेज जितनी अनलिमिटेड हम सोच रहे थे उतनी तो है नहीं, और फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम क्या बोल रहे हैं? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हकीकत में नहीं हो सकती। दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेंगी, रहने के लिए जगह उतनी ही होगी, खाने के लिए खाना उतना ही होगा, और इसीलिए पॉपुलेशन के मेंबर्स को आपस में कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को, उन लिमिटेड चीज़ों को पाने के लिए। तो कंपटीशन होगा एंड इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यही हमारी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहती है। जिसकी फिटनेस ज़्यादा है भाई, जिसने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया एफिशिएंटली, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद भी सर्वाइव कर गया, वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर पाता है। द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ह्यूमन बींग्स को यही लग रहा है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जानवरों का क्या है, उनके पास खाने की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक चेक लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास खाने की अगर कमी हमें लग रही है तो हम जंगल काट के वहाँ पर खेत कर देते हैं और अपने लिए खाना उगा लेते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल तरीका नहीं है। हम नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं। रहने के लिए अगर हमें जगह नहीं मिल रही थी तो वही काम कर रहे हैं कि जंगल काट के और फिर वहाँ अपने रहने का घर बना लिया। लेकिन इस वजह से चलो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ तो बहुत गई, बहुत फ्लरिश हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे हमें भी पता लग रहा है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हमको लग रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा चल नहीं सकता है। क्या बोला हमने कि फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो रियलाइज, तो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करने की कोशिश चलती रहती है। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में समझने के लिए। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, और इसको के से, कैपिटल के से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट एक फिक्स्ड होती है। एक हैबिटेट है, उसके अंदर फिक्स्ड कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, और उस पॉपुलेशन से ज़्यादा के लिए रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ह्यूमन बींग्स तो कैरिंग कैपेसिटी से बहुत आगे निकल चुके हैं। ह्यूमन बींग्स को फिलहाल के लिए छोड़ लो, हम नेचुरल पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई एक गिवन ग्रासलैंड है या जंगल में गिवन टेरिटरी है, तो उसमें एक मैक्सिमम नंबर होता है कि भाई इतने लोग रह सकते हैं इस पॉपुलेशन में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो नेचर अपने आप ही वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता है। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि जब रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे लोग या पॉपुलेशन के मेंबर्स। तो देखो, a population growing in a habitat with limited resources shows initially a lag phase। जो हमको जे शेप का कर्व मिल रहा था ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, कि बिल्कुल बिना किसी लगाम के पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर हमको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि शुरू में एक लैग फेज होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि भाई पॉपुलेशन जितनी छोटी होती है वो इंक्रीज भी तो उतना धीरे धीरे होगी। वो इंडिविजुअल्स बर्थ की वजह से
जो पॉपुलेशन में नए मेंबर्स ऐड कर रहे हैं वो काम भी तो कम इंडिविजुअल्स के पास में है। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बड़ी होती है बर्थ रेट उतना ही इंक्रीज हो जाता है। एब्सोल्यूट जो इंक्रीज आ रहा है हमारी पॉपुलेशन में वो उतना ही तेज़ी से होता है। तो सबसे पहले तो एक लैग फेज होगा जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन छोटी सी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। इसके बाद एक्सेलरेशन का एक फेज आता है कि भाई बड़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने के बाद बिल्कुल नेचर वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इकोसिस्टम झेल ही नहीं पाएगा, इससे ज़्यादा लोगों को, इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो अपने आप ही फुल स्टॉप वहाँ पे लग जाता है पॉपुलेशन की इंक्रीज पे। सो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ही के पे पहुंचेगी पॉपुलेशन, चाहे वो कितना भी हो, उसके बाद पॉपुलेशन नेचर में नहीं बढ़ सकती। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स बढ़ते जाएंगे उनके लिए रिसोर्सेज नहीं होंगी तो अल्टीमेटली होगा क्या, सर्वाइव तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ ही वहीं पर रुक जाती है। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम। अब अगर आप पॉपुलेशन को टाइम के साथ प्लॉट करोगे तो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से हमको सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। सिग्मॉइड का क्या मतलब होता है? सिग्मॉइड मतलब एस शेप का कर्व अपने पास में आएगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन is called Wellhurst-Pearl logistic growth and it is described by an equation, जहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रख के, तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली तो बहुत सिंपल लगेगी, क्योंकि उसमें खाली आर है और आर के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बर्थ और डेथ में जो डिफरेंस है उस हिसाब से पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो सिंपल क्यों है? क्योंकि भाई जो झूठी बातें होती है ना वो ज़्यादा सिंपल नज़र आती हैं, ज़्यादा आसान नज़र आती हैं और रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब वो थी एक सपने की दुनिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने दो, आने दो। लेकिन यहाँ पर हमने ये हार्श रियलिटी फेस की, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी ही पड़ती है, कि भाई रिसोर्सेज कम है और उनको पाने के लिए करना पड़ेगा स्ट्रगल, और जो स्ट्रगल में जीतेगा वही सर्वाइव करेगा। तो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ में एक और फैक्टर अपने पास आ गया था, क्या? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या थी? कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जिससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती, सस्टेन ही नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता कि इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स यहाँ पर रह पाएंगे। तो उस कैरिंग कैपेसिटी पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ अपने आप ही रुक जाती है। और इसीलिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है उसमें आप देखते हो कि आर के साथ साथ के भी आता है। तो यहाँ पर आर तो है ही हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के हमारी कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में यही अंतर है, दोनों हमारे ग्रोथ मॉडल्स में यही अंतर है कि हम देखेंगे हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो होता है जहाँ पर हमारे पास खूब सारी रिसोर्सेज हैं, जे शेप का हमें कर्व मिल रहा है और केवल आर के हिसाब से हम पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें याद रखो एस शेप का तुमको कर्व मिलेगा, क्योंकि कर्व भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उतना सिंपल नहीं है जितना कि हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बोल दिया गया। और इक्वेशन भी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमें आर के साथ साथ अब के को भी देखना पड़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से ही ग्रोथ होगी। तो ये हमारे दो ग्रोथ मॉडल्स हैं जिसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होती है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब हम प्लॉट करें हमें जे शेप का कर्व मिलता है, लेकिन क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमारा कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर भी आ जाता है सिनेरियो में, इसीलिए यहाँ पर सिग्मॉइड शेप का कर्व हमको मिल जाएगा और दोनों की इक्वेशन भी अलग अलग होगी। चलिए अगली बार पॉपुलेशन के ही डिफरेंट मेंबर्स आपस में क्या क्या इंटरेक्शन करते हैं, या इवन दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स एक इकोसिस्टम में जब रह रहे हैं तो क्या क्या इंटरेक्शंस कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की भी बात करेंगे, क्योंकि भाई पॉपुलेशन के बारे में हम बात तो कर रहे हैं इन जनरल, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे कितने अलग अलग होते हैं। किसी का लाइफ स्पैन 1 हफ्ते का है तो कोई 1000 साल से जीवित है। तो यही हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अलग अलग लाइफ साइकिल है उस हिसाब से इनकी पॉपुलेशंस कैसे अफेक्ट होती हैं और किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करेंगे, और ये पूरा ही चैप्टर भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अपने साथ भी इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। यही इसीलिए इकोलॉजी पढ़ने में या जूलॉजी पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना तो इंटरेस्टिंग तो काफ़ी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी हमारे चारों तरफ होते ही हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लेकिन जब भी एनिमल्स के बारे में या किसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा हमारे माइंड में रहती है और उसके साथ हम कंपेयर करते रहते हैं, तो और ज़्यादा रिलेटेबल और ज़्यादा फन हो जाता है। तो चलो अगली बार ट्राई करते हैं कि ये चैप्टर ख़त्म करें। वैसे इतना इंटरेस्टिंग है कि एक सेशन में ख़त्म हो नहीं पाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए पूरी इकोलॉजी हमको इस पॉडकास्ट के अंदर कवर करनी है। तो चलो जल्दी जल्दी से इस पॉडकास्ट के थ्रू इकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगली बार।